नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। और आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो इलेक्शन है और जो इलेक्शन कमीशन है उससे जोड़ करके आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले वीक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार से सवाल पूछा और इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा कि क्या किसी इलेक्शन में यानी कि लोकसभा के चुनाव में अगर मान लीजिए लोकसभा के किसी सीट पर अगर एक ही उम्मीदवार है तो क्या बिना चुनाव के उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाना उचित है या अनुचित। अब इस पर केंद्र सरकार की क्या राय है, सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या राय है, ये मांगी है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन से भी उसकी राय मांगी थी कि क्या अनअपोज्ड इलेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन भी हम लोग बोलते हैं, मतलब कोई लोकसभा का क्या है, सीट है और वहां पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, तो क्या वहां पर उसे निर्विरोध घोषित जीता हुआ घोषित करना उचित है, या फिर यहाँ पर नोटा का जो बटन अवेलेबल है यहाँ पर क्या उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें जो है आप देखोगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई हैं। और सुप्रीम कोर्ट की भी राय यही है कि बिना इलेक्शन के या फिर बिना एक मिनिमम वोट पाए किसी भी कैंडिडेट को जो है जीता हुआ घोषित करना कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, असंवैधानिक हो सकता है। तो इसी को लेकर के हम लोग आज बातें करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटिशन क्या है, कौन से बड़े मामले जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या रुख है, और अब देखना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर क्या रुख अपनाती है, अपने जवाब में क्या कहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। आपका जो जीएस पेपर 2 है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि हम लोग बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट में जो एक पिटीशन है जो कि किसी भी उम्मीदवार के निर्विरोध अन अपोज्ड है ना चुने जाने से जुड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा मामला क्या है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिछले वीक ये सजेशन दिया सरकार को, या फिर उसने एक बात कही कि अगर मान लीजिए कोई भी सीट है लोकसभा की और वहां पर सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, वन कैंडिडेट है, तो क्या जो है उसे बिना वोट के ही जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर यह कहना है कि उनकी राय में उसे जो है एक मिनिमम एक सर्टेन वोट जब तक प्राप्त नहीं हो जाता जो तब तक जो है उसे जीता हुआ घोषित नहीं किया जाना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर सीधे सीधे जो है यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वोट, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का भी ये कहना है कि प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम वोट शेयर यानी कि एक निर्धारित न्यूनतम वोट शेयर जब तक किसी कैंडिडेट को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक जो है उसे जीता हुआ घोषित नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कही है टिप्पणी के रूप में। इसे साफ साफ पता चलता है कि जो जुडिशरी है वो अनअपोज्ड या फिर अनकंटेस्टेड इलेक्शन के बारे में क्या रुख अपनाने वाली है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें ये जानना कि आखिर पिटीशन क्या है, पिटीशन में कौन से मामले उठाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अपने जवाब में क्या कहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रुख है। तो इन तीनों बातों पर हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे चर्चा करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो कि आपके लिए काफी जरूरी हैं जिसको जानना। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो हर दिन जो आपके करंट अफेयर्स के अपडेट आते हैं, वैसे हम लोग यूट्यूब पर वीडियो लेकर के तो आते ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूज हैं जिस पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो अगर आपको डेली बेसिस पर नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स का मैगजीन चाहिए, पिछले वर्षों के प्रश्न चाहिए, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, यानी कि अनअकैडमी के वेबसाइट पर पहुंच करके आपको ये सारे लाभ मिल जाएंगे। आप इन सभी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप सीएससी यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट सीरीज है वो 20 अप्रैल से शुरू हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी तरीके से मेंस 2026 को ध्यान में रख करके भी हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो चुका है मार्च के महीने से भी।
तो आप इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे अगर आप अगले साल एग्जाम देने वाले हैं, तो ये आपके लिए काफी उपयोगी है। तो ये था दो इंफॉर्मेशन जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कोई भी कैंडिडेट अनअपोज्ड यानी कि निर्विरोध कैसे चुना जाता है, इसको लेकर के हमारे देश में कानून क्या है, नियम क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना होगा कि हाउ इज अ कैंडिडेट डिक्लेयर इलेक्टेड बिफोर पोलिंग, यानी कि चुनाव होने से पहले ही कैसे किसी कैंडिडेट को किसी सीट से जीता हुआ घोषित किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो पहले हमने फिगर लगाया था उसमें आप देखोगे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिन्हें जो है इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, चुनाव जीतने का जो प्रमाण पत्र है वो दे रहा है। तो ये आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा के चुनाव में गुजरात में ऐसी घटना घटी थी जब एक कैंडिडेट को जो है अनअपोज्ड मतलब कोई और दूसरा कैंडिडेट उस सीट पर नहीं था और उसे जो है बिना पोलिंग के ही यानी कि बिना चुनाव हुए ही क्या कर दिया गया, निर्विरोध जीता हुआ घोषित कर दिया गया। और इसी के बाद ये केस जो है आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था। तो अगर हम बात करते हैं कि इसको लेकर के हमारे देश का कानून कहता क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और इसका उसका एक धारा है, उसका एक सेक्शन है, और वो सेक्शन है सेक्शन 53 का तीसरा भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 53 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। और उसका जो क्लॉज नंबर 3 है वो प्रोसीड्यूर बता रहा है, इन बातों की चर्चा करता है कि कैसे और किस कंडीशन में किसी भी कैंडिडेट को चुनाव में जो है अनअपोज्ड या फिर पोलिंग से पहले जो है जीता हुआ घोषित किया जा सकता है। अब ये जो रूल है वो क्या कहता है, अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन क्या कहा जा रहा है कि इफ द नंबर ऑफ सच कैंडिडेट is less than the number of seat to be filled, then the returning officer shall forthwith declare all such candidate to be elected। अब आप समझिए क्या कहने का मतलब है। मान लीजिए लोकसभा में क्या है, एक सीट होती है, लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर मान लीजिए जो कैंडिडेट हैं वो एक से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक से ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, तो यहां पर इलेक्शन नहीं होगा और उस एक ही कैंडिडेट को जो है क्या कर देंगे, जीता हुआ घोषित हम लोग कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, 5 सीटें हैं, है ना, 5 सीटें हैं, या तो 5 लोग एक एक सीट पर खड़े हुए, या फिर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो 5 से कम है, तो उस मामले में भी आप देखोगे कि उन्हें जीता हुआ घोषित किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप देखोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 का जो सेक्शन 53 का तीसरा भाग है वो साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से क्या है, कम है, तो रिटर्निंग ऑफिसर उन ऐसे सभी उम्मीदवारों को तुरंत निर्वाचित घोषित कर सकता है। तो ये एक प्रोविजन है जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है उसमें लिखा गया है। और इसी को आधार बना करके आप देखोगे जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं या फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर अन्य चुनाव होते हैं, वहां पर अगर सीट से कम कैंडिडेट हो या फिर जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट हो, तो आप देखोगे कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है मतलब जो चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को जीतने और हारने का फैसला करता है, वो क्या कर सकता है, उस कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर सकता है, अनअपोज्ड जो है जीता हुआ घोषित कर सकता है पोलिंग होने से पहले। तो आप देखोगे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है कि एक हमारा संस्था है जिसने इस पूरे के पूरे सेक्शन को जो है असंवैधानिक करार दिया है और उसको जो है चुनौती दी है किसने, सुप्रीम कोर्ट में। तो याद रखिएगा एक संस्था है जिसको कहा जाता है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। और उसने क्या किया है, एक पिटीशन डाला और उसने ये कहा है कि लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, यानी कि जो लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो जो सेक्शन 53 का दूसरा भाग जो है वो जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट का क्या है, सीधे सीधे उल्लंघन करता है, सीधे सीधे उल्लंघन करता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो इस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी कि संवैधानिकता पर जो है यहाँ पर
प्रश्न उठाया गया है इस पिटीशन में, जिसे किसने पेश किया है, तो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उसे ये देखना होगा कि क्या वो जो सेक्शन है जो कि किसी भी कैंडिडेट को पोलिंग से पहले निर्विरोध चुना हुआ घोषित करता है, क्या वो संवैधानिक है या असंवैधानिक, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वो जो पिटीशन डाला गया, जो कि पिछले साल अगस्त 2024 में ही डाला गया था, चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, उसमें कहा क्या गया है इस संस्था के द्वारा। अब इस संस्था का ये साफ साफ कहना है कि देखिए, हमारा जो पोलिंग होता है उसमें नोटा का बटन होता है ना, नोटा का बटन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ऑफ दी एवब। और उनका ये कहना है कि अगर मान लीजिए लोकसभा के किसी सीट पर जो है सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, सिंगल कैंडिडेट है, क्या है, सिंगल कैंडिडेट है, तो यहां पर जो है आप देखोगे तब भी वहां पर क्या होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो उस व्यक्ति को जो है जीता हुआ घोषित नहीं देखना चाहते, या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं देखना चाहते। तो अगर मान लीजिए कोई एक भी कैंडिडेट है, तो ठीक है, उसके सामने कोई लड़ नहीं रहा है, तो दूसरे का तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो नोटा का ऑप्शन है वो तो वहां पर है, और जो लोग नोटा का बटन दबाना चाहते हैं उन्हें जो है ये बटन दबाने का मौका दिया जाना चाहिए। और अगर बिना इलेक्शन किए, बिना नोटा का बटन दबाने का मौका दिए, अगर ऐसा उस कैंडिडेट को क्या करते हैं, जीता हुआ घोषित कर देते हैं, तो ये क्या है, जो वोट डालने का अधिकार है हमारी जनता का, उसका क्या है, सीधे सीधे उल्लंघन है। तो ये बातें सीधे सीधे यहाँ पर जो है कही है। और उन्होंने तो ये कहा है कि सीधे सीधे नोटा का ऑप्शन नहीं दबाने देने का मौका देना सीधे सीधे क्या है, लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। कैसे है ये हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ पर जो पिटीशन डाला गया उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर सिंगल कैंडिडेट है तो भी यहाँ पर क्या करना चाहिए, नोटा का जो बटन है उसे दबाने का मौका मिलना चाहिए। और अगर सिंगल कैंडिडेट के नाम पर अगर आप क्या करते हैं, वोटर्स को नोटा का ऑप्शन दबाने नहीं देते, यानी कि वहां पर इलेक्शन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, वोटर्स के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर सीधे सीधे कही, यानी कि वहां पर इलेक्शन होना चाहिए। और इनका ये साफ साफ कहना है कि उस कैंडिडेट को तभी आप जीता हुआ घोषित कर सकते हैं जब उस कैंडिडेट को जो है नोटा से ज्यादा वोट मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। मान लीजिए 10 लोग क्या करते हैं, चुनाव में वोट डालते हैं, एक ही कैंडिडेट है ना, और मान लीजिए नोटा का बटन 7 लोगों ने दबा दिया, वोटिंग हुई और नोटा का बटन कितने लोगों ने दबा दिया, 7 लोगों ने दबा दिया, और सिर्फ 3 लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया, तो क्या इस व्यक्ति को जीतने का हक है। ये यहाँ पर प्रश्न उठाया है किसने, इस बॉडी ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने। तो उनका ये कहना है कि आप नोटा का बटन दबाने दीजिए, और अगर कैंडिडेट को उससे ज्यादा वोट मिलते हैं तभी उसे जो है जीता हुआ घोषित करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर सिंगल कैंडिडेट होता है तो आप चुनाव नहीं करवाते हो, और चुनाव नहीं करवाते हो ये बोल करके कि सामने कोई उसको जो है चैलेंज नहीं कर रहा है, लेकिन नोटा का बटन वहां पर है, और नोटा का बटन अगर आप दबाने का मौका नहीं देते हो तो आप ये क्या है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। कैसे उल्लंघन है, तो यहाँ पर जो पिटीशन डालने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है सुप्रीम कोर्ट के 2013 के जजमेंट की बात कही है। आप सभी को पता है कि जो नोटा का बटन था वो पहले वोटिंग मशीन में नहीं होता था। 2013 के बाद से आप देखोगे नोटा के बटन को क्या किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में शामिल किया गया, और एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। और वो जजमेंट क्या था, आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है। तो ये केस कौन सा था, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2013 में इसमें क्या आया, जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ साफ कहा था कि अगर मान लीजिए नोटा का बटन कोई व्यक्ति चाहता है कि जितने लोग क्या है चुनाव में खड़े हैं उनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं है, तो उसे इस बात को भी जाहिर करने का अधिकार है। और वो कैसे कर सकता है,
तो नोटा का बटन दबा करके, नॉन ऑफ द एबव का बटन दबा करके। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मतदाता जो खड़े हुए किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं, उसे भी अपना मत जाहिर करने का क्या है, अधिकार है, और इसलिए वहां पर नोटा का बटन होना चाहिए। और उन्होंने ये साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा अगर हम नहीं करने देते हैं तो आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या मिला है, फंडामेंटल राइट मिला है, वाक्य और अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार मिला है, ये उसका क्या है, एक तरीके से वायलेशन है, एक तरीके से क्या है, उल्लंघन है। तो यहां पर आप देखोगे सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप किसी को भी नेगेटिव वोट या फिर नोटा का ऑप्शन नहीं देते हैं, तो ये सीधे सीधे क्या है, अगर हम नोटा दबा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो राइट है वो क्या है, नोटा का जो ऑप्शन है वो एक तरीके से क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत क्या है, सुरक्षित है। और इसीलिए यहां पर आप देखोगे जो पिटिशन डाला गया उसमें यह कहा गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह रहा है कि नोटा एक तरीके से एक वोटर का एक्सप्रेशन है जो कि सुरक्षित है, किसके माध्यम से, अनुच्छेद 19(1)(a) सब क्लॉज, सॉरी 19(1) के सब क्लॉज ए से। तो यहां पर अगर आप किसी भी वजह से किसी भी सीट पर अगर सिंगल कैंडिडेट के नाम पर अगर आप वहां पर पोलिंग नहीं कराते हैं और लोगों को नोटा बटन दबाने का मौका नहीं देते हैं, तो एक तरीके से वो क्या है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, यानी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। तो ये दलील जो है आप देखोगे पिटीशन में यहां पर सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। अब अगर हम बात करते हैं हमारे देश में ऐसा कितनी बार हुआ है कि जब कोई कैंडिडेट अनअपोज्ड यानी कि बिना किसी इलेक्शन के ही उसे जीता हुआ घोषित कर दिया गया है, तो इसको लेकर के भी इलेक्शन कमीशन और जो पिटिशनर हैं उनके बीच में जो डेटा है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। थोड़ा सा इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है। अब जब हम बात करते हैं अनकॉन्टेस्टेड इलेक्शन यानी कि निर्विरोध किसी को क्या करना, जीता हुआ घोषित कर देना, कहीं पर इलेक्शन नहीं होना, है ना, तो इसके बारे में आप देखोगे जो पिटिशनर हैं उन्होंने एक डेटा दिया और कहा कि 1951 से लेकर के 2024 के बीच में अगर हम लोकसभा की बात करें तो 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी हैं जहां पर जो है चुनाव कंडक्ट नहीं कराए गए हैं, यानी कि किसी ना किसी को क्या कर दिया गया है, अनअपोज जीता हुआ घोषित कर दिया गया है। और पिटिशनर का यह कहना है कि वहां पर इलेक्शन नहीं होने से अभी तक 82 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं उनके राइट टू वोट का जो अधिकार उसको क्या किया गया है, हनन किया गया है, उसका वायलेशन किया गया है, उनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब है कि पिटिशनर का साफ साफ ये कहना है कि अगर चुनाव नहीं होता है तो यहां पर सीधे सीधे आप क्या कर रहे हैं, जनता का जो वोट डालने का अधिकार है उसको क्या करते हैं, आप छीनते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि जनता अगर उस कैंडिडेट को नहीं पसंद करती तो जो नोटा बटन दबाने का उसके पास राइट खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में दिया था, ये उसका भी क्या है, उल्लंघन है। तो ये बातें आप देखोगे पिटिशनर की तरफ से कही गई हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो इलेक्शन कमीशन है, अच्छा यहाँ पर डेटा उन्होंने दिया है कि जो 26 ऐसे नॉन कॉन्टेस्टेड सीटें हैं वो उन्होंने ईयर वाइज जो है क्या किया है, डेटा दिया है। लेकिन बस ये समझाने के लिए आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन से जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का जवाब जो है काफी शॉकिंग है, जिसको कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अब इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जो अपना काउंटर एफिडेविट सबमिट किया कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने ये कहा कि देखिए 1951 से लेकर के 2024 तक, 1951 जब पहली बार हमारा चुनाव हुआ तब से लेकर के 2024 तक मात्र आप देखोगे कि 20 लोकसभा जो सीटें हैं उसमें से आप देखोगे ओनली 9 ऑफ द 20 लोकसभा इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम, मतलब कि क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डेटा का मिसमैच है। यहाँ पर वहां पर कहा जा रहा था कि 26 और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 20 लोकसभा की सीटें उसमें से मात्र 9 ऐसे हैं जहां पर आप देखोगे इस तरह के रिजल्ट घोषित किए गए हैं। तो एक तो डेटा का अंतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि देखिए कि 1989 के बाद से ओनली वन कैंडिडेट हैड इंटर्ड
लोकसभा अनकॉन्टेस्टेड, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 1989 के बाद से सिर्फ एक ऐसा ऐसा ही एक व्यक्ति है जो कि क्या है, लोकसभा के इलेक्शन में बिना इलेक्शन के क्या हुआ है, जीत करके लोकसभा पहुंचा है। तो इलेक्शन कमीशन तो सबसे पहले इस डेटा को ही नकार रहा है, ये जो 26 वाला डेटा है वो कहां से आ गया। ठीक है ना, पहली बात तो ये इनका कहना है कि नहीं, 1989 के बाद से सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि लोकसभा में किसी सीट पर चुनाव नहीं हुआ और वो अनअपोज चुन करके कहा गया, लोकसभा में गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नोटा को लेकर के उन्होंने जो अपनी बात कही है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है कि देखिए कि नोटा का जो बटन है या फिर नोटा के बटन को दबाने का जो अधिकार है कैंडिडेट का, वो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली जो है हर इलेक्शन में जहां पर क्या होगा, चुनाव होगा, वहां पर उनको मिलता है। लेकिन अगर चुनाव होता ही नहीं है तो वहां पर नोटा का बटन दबाने का अधिकार जो है कैंडिडेट को मिले, ये जरूरी नहीं है। अब समझिए इस बात को, इन्होंने कहा क्या है, इनका ये कहना है कि देखिए जो नोटा है का जो जजमेंट है उसमें क्या कहा गया कि जब इलेक्शन होंगे तब हर इलेक्शन में क्या होगा, जो ईवीएम मशीन है उसमें नोटा का बटन होगा। मान लीजिए कोई सीट है लोकसभा की, है ना, लोकसभा की कोई सीट है और वहां पर क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। एक सीट पर 10 कैंडिडेट खड़े हैं, तो वहां पर 10 कैंडिडेट के साथ साथ क्या होगा, नोटा का बटन भी होगा, है ना। लेकिन मान लीजिए जो नियम कहता है कि अगर एक ही सीट है और उम्मीदवार भी क्या है, एक ही है, तो वहां पर चुनाव नहीं होगा। इस अकेले उम्मीदवार को क्या कर देंगे, जीता हुआ घोषित कर देंगे। तो जब इलेक्शन हुआ ही नहीं तो हम नोटा का बटन दबाने का अधिकार दे कैसे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो नियम और कानून है उसके तहत हम नोटा का अधिकार उसको नहीं दे सकते हैं। अगर आपको नोटा का अधिकार देना है तो आपको क्या करना होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन का साफ साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जब कैंडिडेट एक से ज्यादा होंगे उनके बीच में क्या होगा, इलेक्शन होगा, तब क्या होगा, तब क्या होगा, नोटा के बटन दबाने का अधिकार आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्शन होगा ही नहीं, अभी नियम क्या कह रहे हैं कि अगर एक सीट है और एक कैंडिडेट है तो उसको क्या कर दीजिए, जीता हुआ घोषित कर दीजिए। यहाँ पर इलेक्शन होगा ही नहीं, और जब इलेक्शन होगा ही नहीं तो उसे हम नोटा कैंडिडेट जो वोट डालने वाले हैं उनको हम नोटा का अधिकार कैसे दे सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का साफ साफ कहना है कि अगर आपको ऐसा कोई अधिकार देना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट और जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 है उसमें आपको क्या करना होगा, संशोधन करना होगा, तब जाकर के आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। तो यहां पर जो है इलेक्शन कमीशन एक तरीके से क्या कर रहा है, जो पिटिशनर का ये कहना है कि अगर एक कैंडिडेट भी है तो नोटा की वजह से वहां पर इलेक्शन होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कितने लोग ये नहीं चाहते हैं कि वो व्यक्ति जो है उस सीट से जीत करके लोकसभा में जाए। तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो पिटिशनर का ये कहना है कि अनअपोज्ड, यानी कि बिना इलेक्शन के जो है किसी कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जब नियम ही ऐसा नहीं है तो हम नोटा का अधिकार कैसे उनको दें। अब देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर क्या रुख अख्तियार कहती है। लेकिन अगर अभी देखो आप, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि भैया एक जो है परसेंटेज आप सेट कीजिए, इलेक्शन करवाइए, और जब उस सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा वोट किसी को मिल जाए तभी उसको क्या कीजिए, आप चुना हुआ घोषित कीजिए। यानी कि अगर एक सीट पर एक ही कैंडिडेट है तो भी आप क्या कीजिए, चुनाव करवाइए, और एक लिमिट सेट कर दिए कि मान लीजिए टोटल जो वोट डलेंगे उसका 15% से ज्यादा वोट अगर उसको मिलेगा या 20% ज्यादा वोट मिलेगा तभी उसको क्या कर सकते हैं, हम चुनाव घोषित कर सकते हैं। पिटिशनर बोल रहे हैं कि जितना नोटा वोट मिलेगा, अगर उससे जब तक आपको ज्यादा वोट नहीं मिलेगा तब तक उस व्यक्ति को जीता हुआ घोषित नहीं करना चाहिए। यानी कि बिना इलेक्शन के किसी भी कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित करना क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पूरा का पूरा मुद्दा यही है, आपको समझ में आया होगा। अब देखना है कि आगे चल करके सेंटर क्या कहता है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो इस पर क्या वर्डिक्ट देता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं
नेक्स्ट सत्र में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम लोग आगे भी नजर बनाए रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पर फाइनल डिसीजन आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट हमें दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।